Okay. So good morning everyone. गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग कहाँ थे, क्या पढ़ना है हमें आज? मैं स्टार्ट करूँ या आप एक बार बताना चाहोगे वो 2 स्लाइड्स के बारे में? आपके ऊपर है, वरना आप बोलोगे कि एक ही चीज़ को 4 दिन तक वही के वही पूछते रहते हैं। एक बार वो स्लाइड्स के बारे में कोई भी बताना चाहेगा या मैं आगे स्टार्ट कर दूँ? जल्दी बताओ, क्योंकि मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगी ये स्लाइड को। आप में से कोई एक रिवाइज करवाना चाहता हो तो बता दो, वरना फिर आगे स्टार्ट करें। चलो, कौन आ रहा है बताओ जल्दी। शुरू करो। मैं बताऊं? हाँ बताओ, बिल्कुल। आपका नाम? अक्ष गुप्ता जी, ठीक है। हाँ, स्टार्ट। गुप्ता। मैम, सेक्शन 3 में सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, ये हमारे। और उसके बाद सेक्शन 6 में अगर हम अपील एप्लीकेशन करते हैं तो सेक्शन 6 में जाएगा सीपीआईओ या फिर एसपीआईओ, इन दोनों में से किसी के पास हमारी एप्लीकेशन जाएगी। अगर इसके बाद आगे जाती है तो या तो ये रिजेक्ट हो सकती है या डिस्पोज हो सकती है। अब डिस्पोज, अगर डिस्पोज हो रही है तो इसके रिफ्यूज मतलब रिजेक्ट होता है, और डिस्पोज मतलब होता है कि हाँ वो हमें आंसर दे रहे हैं, ऐसा आएगा इसका। डिस्क्लोज करना मतलब। हाँ, ठीक है। तो ये दे रखे हाँ, हैं उसके तो रीजन। ये मैम बताओ। सेक्शन 7 में मैम 30 दिन के अंदर, मैम सेक्शन 7(2) में 30 दिन के अंदर अंदर उनको जवाब देना होता है। सेक्शन 2 के 3 में फिर इसके बारे में बताएंगे। सेक्शन 4 में डिसेबल व्यक्ति की सहायता के लिए उन रहता है। और सेक्शन 8 में मैम ग्राउंड्स दे रखे हैं अगर वो आंसर नहीं दे रहे हैं तो मतलब हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो रिजेक्ट करने का रीजन बताएंगे। फिर आगे उसके आगे ये इधर इधर ये दे रखा है ना, सेक्शन ये 8 में हाँ। भारत नेटवर्क इशू है शायद। इसके आगे कोई और कंटिन्यू कर दो। को अपन ने रिजेक्ट किया है एप्लीकेशन को, तो एग्जेम्प्टेड मतलब सेक्शन 8 में है मैडम जो। हाँ। और दूसरा रिफ्यूज करेगा कि एक्सेप्ट करेगा, उसका कारण क्या है, फीस ज्यादा ले रहे हैं या फॉल्स बता रहे हैं, मिसलीडिंग कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं इंफॉर्मेशन, तो ये सभी मैडम इसमें आएगा मैडम। ये किस में आएंगे ये चारों पॉइंट? ये वाले पॉइंट किस में आएंगे? कौन से सेक्शन में आएंगे ये वाले पॉइंट? पढ़ा था हमने कल। सेक्शन 8 में मैम। नहीं, सेक्शन 8 में तो वैलिड रीजन दे रखे हैं। मैडम 18 में आएंगे। हाँ, 18 के 1 में आएंगे, ये दे रखा है, ये इधर है यहाँ पे। ये 18 के 1 में आएंगे ये वाले सारे रीजन, है ना। इसके बाद क्या होगा मैडम? इसके बाद मैडम या तो ये अपील करेगा मैडम, क्योंकि इसका रिफ्यूज हो गया है जैसे, तो 30 दिन बाद मतलब उसको अपील में जाएगा मैडम ये। हाँ, फिर अगर अपील वाले भी आंसर नहीं देते हैं तो, या अपील से भी सही डिसीजन नहीं मिलता है तो फर्स्ट तो मैडम ये 90 दिन बाद मतलब सेकंड अपील में जाएगा फिर। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद उन पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। ये चीजें हम आज देखेंगे। जी मैम जी। ठीक है, तो निकाल लीजिए आप सेक्शन 18। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था सेक्शन 18, 19। ठीक है, 18 में दे रखा है कि जो सूचना आयोग है, 2 तरीके की सूचना आयोग है हमारे पास।
एक है केंद्रीय सूचना आयोग और दूसरा है राज्य सूचना आयोग। तो इन दोनों आयोगों को जानकारी कौन देगा? इनको देगा सीपीआईओ या एसपीआईओ। तो सीपीआईओ या एसपीआईओ इन लोगों को जानकारी नहीं देते हैं। ठीक है, एक तो आ जाएगा कि जानकारी नहीं देते हैं, या जो आवेदन कर रहा है उस व्यक्ति को इनकार कर देते हैं आवेदन भेजने के लिए, या तो फिर जो आवेदन चाह रहा है, जो भी जानकारी वो जानना चाह रहा है, उस तक उसको पहुंचने नहीं दिया जाता है। अगर ऐसे रीज़न बन रहे हैं, ऐसे कारण बन रहे हैं, जिसमें और भी है कि अगर अधिनियम जो है वो निर्दिष्ट समय सीमा उन्होंने दे रखी है कि 30 दिन के भीतर आपको सूचना का आंसर मिल जाएगा, पर 30 दिन के अंदर अगर सूचना का आंसर नहीं दिया जाता है, या फीस की रकम का संदाय जो करने की अपेक्षा की जाती है कि आपको इतनी इतनी फीस देनी है, तो अगर इतनी फीस जितनी फीस वो बता रहे हैं वो फीस अनुचित है, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं फीस, तो अगर ऐसा होता है, क्योंकि ज़्यादा इसीलिए बताएंगे ताकि हम हमारी एप्लीकेशन वापस ले लें, या तो फिर हम उस पर ध्यान ही ना दें, आरटीआई फाइल ना करें, इसलिए वो ऐसे करते हैं। या तो फिर वो क्या करते हैं, हमें अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना देते हैं, या तो फिर वो जो रिकॉर्ड्स हैं जिन तक हमें पहुंचना है उन रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी नहीं देते, या कोई अन्य विषय। ये जो 6 बातें दे रखी है, ये अगर ऐसा कोई सीपीआईओ या एसपीआईओ करता है, देखो अभी ये जो 6 बातें हैं इसका सेक्शन आपको ध्यान रखना है। ये है 18 का 1। 18 के 1 में जो हम आवेदन देते हैं, तो आवेदन देने में जो सीपीआईओ या एसपीआईओ है वो आवेदन को एक्सेप्ट नहीं करता है या हमें गलत जानकारी देता है। अगर वो 18 के 1 का कृत्य कर रहा है तभी जाके तो हम कंप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे या तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, या फीस ज़्यादा बता रहा है, या गलत सूचना या झूठी सूचना या इनकम्प्लीट सूचना दे रहा है, या कोई रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं ला रहा है। तो अगर ऐसे वो काम कहाँ कर रहा है, वो 18(1) में कर रहा है। ये 6 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और सेक्शन भी ध्यान रखना है कि 18(1) के जो कृत्य है उसको करना चाहिए पर वो नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अगर ऐसा होता है, मतलब कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, हमें आरटीआई फाइल करने से रोक रहा है। ऐसे काम करके ये जो 6 कृत्य दे रखे हैं वो इसीलिए कर रहा है ताकि जो भारत का नागरिक है वो आरटीआई फाइल ना कर सके। ठीक है, तो अगर वो ऐसे 6 काम और एक अन्य विषय भी है, मतलब दूसरी चीजें भी यहाँ पर इंक्लूड होगी। तो अगर ऐसा होता है तो जो दोनों आयोग है, अगर हमारी इंफॉर्मेशन केंद्र से रिलेटेड होगी तो केंद्रीय सूचना आयोग, अगर राज्य से रिलेटेड होगी तो राज्य सूचना आयोग, ये दोनों आयोग क्या करेंगे, ऐसी वो जांच आरंभ करेंगे। उनको लगता है कि हाँ पब्लिक ऑफिसर्स के द्वारा कुछ न कुछ फॉल्ट किया जा रहा है और उनको ऐसा लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड है, तो वो जांच आरंभ करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो आयोग है, दोनों आयोगों को वही शक्तियाँ होगी जो सिविल कोर्ट को के न्यायालय में होती है। सिविल कोर्ट के जो जज को सारी शक्तियाँ होती है वही यहाँ पर दोनों आयोग को भी होगी। उनको क्या क्या शक्तियाँ होती है, वो चाहे तो किसी को समन पर बुला सकते हैं, उनका एविडेंस ले सकते हैं, या तो कोई डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट को प्रकट करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। न्यायालय या कार्यालय का कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसको पब्लिश करने के लिए, उसका प्रकाशन करने के लिए वो कह सकते हैं। ये सारी शक्तियाँ वहाँ पर उनको होगी। और साथ ही साथ में यहाँ पर अगर संसद या राज्य विधानमंडल की कोई बात है, तो अगर वो संसद या राज्य विधानमंडल की ऐसी कोई बात है, असंगत बात के होते हुए भी लिखा है, मतलब अगर संसद या राज्य मंडल एक तरफ और दूसरी तरफ आरटीआई है, तो अगर आरटीआई कुछ कह रहा है तो संसद और राज्य विधानमंडल को वो सुनना पड़ेगा। मतलब ये क्या है, यहाँ इसका जो पलड़ा है वो थोड़ा सा हल्का रहेगा और आरटीआई का भारी रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, मतलब संसद या राज्य विधानमंडल का कोई अन्य अधिनियम भी है तो उस अधिनियम की बात, और मान लो संसद या राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम है, वो किसी डॉक्यूमेंट को पब्लिश करने के लिए मना कर रहा है, पर उसी डॉक्यूमेंट को अगर आरटीआई पब्लिश करने के लिए हाँ बोल रहा है, तो वहां पर बात किसकी सुनी जाएगी?
आरटीआई की सुनी जाएगी, ना कि उस अधिनियम की। मतलब आरटीआई जो बोल रहा है उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी नियम, कोई भी अधिनियम आरटीआई को प्रभावित नहीं करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इन्होंने क्या कहा कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम में अंतर्विष्ट, उसमें अधिनियम में कोई बात अगर दे भी रखी है तो भी आरटीआई के आधार पर कोई डॉक्यूमेंट को अगर पब्लिश करना है, प्रकाशित करना है या अपने अंडर में लेना है तो उसको रोका नहीं जाएगा। ये चीज हो गई हमारी 18 की। अभी 19 में हमने देखा था अपील को लेके। तो अपील में क्या है कि यहाँ पर 7 की उपधारा 1 और उपधारा 3 क्या दे रखा था। 7 की उपधारा 1 और उपधारा 3 में सेक्शन 7 क्या बात करता है, 7 की उपधारा 1 और उपधारा 3 क्या बात करती है, बताओ। साथ में हमारे आवेदन का निपटारा दे रखा है, ठीक है। कि आवेदन का निपटारा मैम 3 में फीस के बारे में बताएगा। हाँ, कि उसकी कितनी फीस वगैरह लग रही है, जो आप आरटीआई मांग रहे हो, उसमें कितना पेमेंट आपको लगेगा। हाँ। और एक में दे रखा है अनुरोध का निपटारा। हाँ हाँ 30 दिन के भीतर, है ना। तो यहाँ पर 7 की उपधारा 1 या उपधारा 3 में ये सब क्यों दे रखा है कि साथ में हमें आवेदन का निपटारा किया जाता है, हमारे आवेदन का 30 दिन के भीतर। तो अगर 30 दिन के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं किया जाता है, ठीक है, इसलिए उपधारा 1 दे रखा है। और उपधारा 3, मान लो जो फीस वो बताई जा रही है वो अनुचित बताई जा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें हमारा आंसर नहीं मिल रहा है तो हम सीपीआईओ या एसपीआईओ जो है, सीपीआईओ या एसपीआईओ सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है, मतलब या तो सॉरी, तो या तो उन्होंने हमें आंसर नहीं दिया है और जो आंसर दिया है उससे हम व्यथित है। मतलब क्या है कि हम सेटिस्फाई नहीं हुए हैं। तो हम 30 दिन के भीतर अपील कर सकते हैं। अभी अपील कब कर सकते हैं, तो या तो हमारी अवधि की समाप्ति से, ये अवधि कौन सी है, ये अवधि भी वो 30 दिन वाली है। मतलब हमने आज आवेदन किया, अभी आज आवेदन करने के 30 दिन के अंदर हमें आंसर मिलेगा। अगर इस 30 दिन के अंदर हमें आंसर नहीं मिलता है तो उसके अगले 30 दिन के भीतर हमें अपील करनी पड़ेगी। एक पॉइंट ये हो गया, मतलब कहीं ना कहीं 2 महीने का 60 दिन का ड्यूरेशन आ गया। पहले 30 दिन में हम हमारी एप्लीकेशन का आंसर चाहेंगे और अगर आंसर नहीं आता है या गलत इन्फॉर्मेशन आंसर आता है या कुछ भी, तो फिर अगले 30 दिन के अंदर हमें अपील फाइल करनी है। एक कंडीशन ये हुई और दूसरी कंडीशन ये है कि मान लो हमें आंसर मिल जाता है, मान लो मुझे मेरी एप्लीकेशन का 8 दिन के बाद आंसर मिल जाता है, तो उस 8 दिन के बाद जिस दिन मुझे आंसर मिल गया, जब मुझे मेरे आंसर की जो उत्तर मिला, जवाब मिला, उसकी प्राप्ति मुझे हो गई, तो उसके अगले 30 दिन के अंदर मुझे अपील करना है। मतलब अब मुझे पूरा 30 दिन वेट थोड़ी ना करना है। जब मुझे आंसर मिल ही गया है, मैंने पढ़ लिया है, समझ में आ गया है कि ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, तो फिर उसके 30 जिस दिन पढ़ा, जिस दिन मिला और पढ़ा, उसके 30 दिन के अंदर अपील कर दो। तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास यहाँ पर दे रखी है। तो अपील हम किससे करेंगे, सीपीआईओ या एसपीआईओ से ऊपर वाला जो व्यक्ति है उसको करेंगे, मतलब पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये कहाँ होता है, ये केंद्रीय सूचना आयोग में और राज्य सूचना आयोग में होता है, ठीक है। अब जो जिस दिन हमने अपील कर दी, तो ये अपील करने पर भी ये अपील 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात ये अपील को हमारे ग्रहण कर लेंगे। पर अगर हम नहीं कर पाते हैं और हमारे पास पर्याप्त कारण है तो फिर वो 30 दिन के बाद भी हमारे अपील का आवेदन ले लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में पर व्यक्ति सूचना, अगर किसी के खिलाफ पर व्यक्ति सूचना ली गई है तो वो व्यक्ति जो है वो भी 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है, उस आदेश के विरुद्ध 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है। अभी जब हमारे पास अपील का आंसर आ जाता है और उस अपील के आंसर से भी हम अगर सेटिस्फाई नहीं है तो हम 90 दिन के भीतर दूसरी अपील कर सकते हैं। और यहाँ पर भी यही दे रखा है कि 90 दिन के भीतर अगर हम अपील नहीं कर पाए हैं किसी कारण से, तो वो कारण हम आयोग को बताएंगे और आयोग को लगता है कि हाँ पर्याप्त कारण है, ऐसा रीजन, वैलिड रीजन है इनके पास, तो ऐसी कंडीशन में
वो हमारा जो आवेदन है दूसरी अपील का वो 90 दिन के बाद भी स्वीकार कर लेगा। फिर यहीं तक हुआ था। एक दो पॉइंट और हो गए थे हमारे कि पर व्यक्ति सूचना से संबंधित अगर है हमारा आवेदन, एप्लीकेशन जो है या अपील हम कर रहे हैं वो पर व्यक्ति सूचना से संबंधित है, तो यहाँ पर व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, उसको भी सुना जाएगा। फिर दे रखा है कि कार्रवाइयों में साबित करने का जो भार है, बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो पूरा का पूरा सीपीआईओ या एसपीआईओ पर ही होगा। वो ही आयोग को बताएगा कि उसने ऐसी इन्फॉर्मेशन क्यों दी, गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी, या तो अधूरी इन्फॉर्मेशन क्यों दी, या तो इन्फॉर्मेशन जो है वो देने से मना क्यों किया, या फीस उसने ज़्यादा क्यों लगाई। ये सारे के सारे जो रीज़न होंगे ये सीपीआईओ या एसपीआईओ ही प्रूफ करेगा। आयोग उससे ही पूछेगा, इसमें आवेदक का कोई रोल नहीं रहेगा। ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। अभी आता है, ये 5th पॉइंट तक कल हमारा हो गया था। अभी आज से हमारा शुरू हो रहा है 6th पॉइंट। अभी 6th पॉइंट क्या बोलता है, अब ध्यान से सुनना। अभी तक का तो रिवीजन था, अभी ध्यान से सुनना है। 6th पॉइंट में है उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन किसी अपील का निपटारा। अभी उपधारा 1 या उपधारा 2 क्या बोलती है? 1 में तो हो गया कि हम 30 दिन के अंदर हम अपील कर सकते हैं, और 2 में हो गया कि पर व्यक्ति है तो वो भी 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है। तो दोनों अपीलों में अपील का निपटारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल 45 दिन से अधिक ना हो। क्या मतलब निकल रहा है इसका? ये वाली लाइन का मतलब क्या निकल रहा है बताओ। यहाँ पर पहला वाला पॉइंट और ये 6th पॉइंट, इन दोनों में क्या अंतर आपको समझ में आ रहा है? मैं एक बार रिपीट करूं। देखो, ये पहला वाला तो ये है, यहाँ पर भी इसने यही कहा, मतलब थोड़ा सा आप ध्यान दोगे ना शब्द पे तो पकड़ में आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें जो आंसर मिला है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है। हमारे आवेदन के आंसर से हमने जो भी एप्लीकेशन दी है उसका जो आंसर आया है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, तो हमने 30 दिन के भीतर अब अपील कर देना है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। और ये 6ठा पॉइंट बोल रहा है कि जो हम अपील कर रहे हैं तो अपील का निपटारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से वो अपील का जो निपटारा होगा वो 30 दिन के भीतर या तो 45 दिन, मतलब उसको एक्सटेंड करके 45 दिन कर दिया गया है, इतने दिन के अंदर किया जाएगा। अब इन दोनों के भीतर आपको क्या समझ में आया? मतलब सब कुछ क्लियर है, मैंने अभी थोड़ा सा बता भी दिया है, अब क्लियर होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो मैं बताती हूँ, पहले वाले में क्या हुआ, मैंने जैसे आज आवेदन किया, आवेदन का जवाब जो है मुझे 8 दिन के बाद मिल गया, या समझ लो 30 दिन के अंदर नहीं मिला, है ना। एक तो मिल गया या एक नहीं मिला, तो दोनों कंडीशन में मैं क्या करूँगी, मैं अपील फाइल करूँगी। तो अपील कब फाइल करूँगी, वो 30 दिन के भीतर फाइल करूँगी। अब मैंने 30 दिन के भीतर जब अपील फाइल कर दी है, मतलब मुझे सही जवाब नहीं मिला, तो अब मुझे सही जवाब चाहिए। तो वो सही जवाब भी मुझे कितने दिन में मिलेगा, तो वो सही जवाब भी मुझे 45 डेज में। 45 डेज, हाँ दोनों चीजें आएगी। मैक्सिमम लिमिट हाँ 30 दिन के अंदर, या 45 अधिकतम लिमिट है उसकी 45 डेज। हाँ, तो ये दे रखा है 6th वाले पॉइंट में कि अब जो मैं अपील कर रही हूँ तो उस अपील का आंसर भी मुझे 30 दिन के भीतर दिया जाएगा। ये दे रखा है ना, सबसे मेन पॉइंट यही था, अपील का निपटारा। ठीक है, तो अपील का निपटारा जो किया जाएगा वो 30 दिन के भीतर किया जाएगा और मैक्सिमम लिमिट 45 दिन होगी। कि ऐसा नहीं है कि 30 दिन खत्म हुए कि हम दूसरी अपील कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा कभी होता है ना, आधार कार्ड अपडेट करवाते हैं तो कभी 8 दिन में भी हो जाता है, वरना 1 महीने तक उसकी टाइम लिमिट चलती रहती है, अपडेट नहीं होता। तो ऐसा तो नहीं है 8 दिन के अंदर वो अपडेट नहीं होता तो हम फ़ोन कर देते हैं हेल्पलाइन पर कि हमारा अपडेट नहीं हुआ, फिर वो बताते हैं कि इसकी लिमिट जो है वो 1 महीना है।
ठीक है। तो यहाँ वही चीज अप्लाई हो रही है कि ऐसा नहीं है कि 30 दिन के भीतर आंसर नहीं आया तो हम दूसरी अपील कर दें। अभी हमें 45 दिन तक वेट करना है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 45 दिन की है, ठीक है। तो वो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो फर्स्ट अपील का बता रहा है, पहली अपील का अधिकार वहां बता रहा है कि अगर तुम्हें आरटीआई का जवाब नहीं मिला या अधूरा मिला तो हम क्या करेंगे, पहली अपील करेंगे। पहली अपील करेंगे वो 30 दिन के अंदर करेंगे। यहाँ पर पहले वाले में अपील करने का अधिकार दे रखा है, और किसके पास करेंगे, कब और किसके पास करेंगे। तो पहला अपील करने का अधिकार है, कब करेंगे, 30 दिन के भीतर करेंगे, और किसके पास करेंगे, तो सीपीआईओ या एसपीआईओ से ज्येष्ठ पंक्ति का जो व्यक्ति है उसको हम फर्स्ट अपील करेंगे। मतलब यहाँ पर हमें अपील करने का अधिकार मिल रहा है पहले वाले पॉइंट में। अभी छठा वाला जो पॉइंट है ये डिस्पोजल की बात कर रहा है, डिस्पोजल ऑफ अपील, अपील का निपटारा। वहां अपील कर रहे हैं, यहाँ हमें अपील का निपटारा चाहिए। तो वो जो अपील का निपटारा है तो उसका डिसीजन कब आएगा, उसका आंसर कब आएगा, तो वो 30 दिन के अंदर उसका आंसर आ जाएगा, या तो मैक्सिमम लिमिट अगर कोई रीजन बनता है तो वो 45 दिन के अंदर उसका आंसर देंगे। और सारे कारण भी बताएंगे, ये दिया है ना लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, कारण भी वो बताएंगे सारे आंसर में, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमें टाइम लिमिट बता रहा है कि हमारी अपील का निपटारा कब होगा। तो पहला वाला जो पॉइंट है वो अपील फाइल करने का रूल है। आप लिख लेना अभी, या तो पेन कॉपी पे ऐसे ही लिख दो, फिर इसकी हार्ड कॉपी हो या कुछ भी, इससे बाद में पीडीएफ में कुछ कर पा रहे हो, एडिटिंग कर पा रहे हो तो वहाँ लिख लेना, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। या अपील का निपटारा को हाईलाइट भी कर लेना। तो पॉइंट 1 जो है वो अपील फाइल करने का रूल है, और पॉइंट 6 जो है वो अपील को डिसाइड करने का नियम है, ठीक है। पहला जो है अपील फाइल करने का रूल है, और जो छठा है वो अपील को डिसाइड करने का रूल है। अभी क्लियर हुआ? देखो बेयर एक्ट में ना होता तो बहुत ही बेयर एक्ट में होता तो बहुत ईजी है, पर सबसे मेन इसकी लैंग्वेज ही रहती है, सबसे मेन इसकी लैंग्वेज होती है। इसीलिए कहते हैं कि लॉ स्टूडेंट जो होता है वो लॉ मैन नहीं होता, वो क्या होता है, कहते हैं कि वो ले मैन होता है। नहीं, शायद मैंने उल्टा बोला कि जो दूसरे व्यक्ति हम होते हैं लॉ मैन, और जो दूसरा व्यक्ति होता है ना वो होता है ले मैन, मतलब वो नॉर्मल पर्सन होता है। और हम अगर लॉ मैन है, मतलब क्योंकि हम ही बेयर एक्ट समझ सकते हैं, हम लॉ स्टूडेंट है इसलिए हम ही बेयर एक्ट समझ सकते हैं। बाकी किसी थर्ड पर्सन से पढ़वाओ वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा, भले ही उसको सारे रूल्स जरूर पता होंगे पर वो बेयर एक्ट की लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा, इसलिए वो ले मैन है और हम लॉ मैन है। तो हमको ये जो वर्ड्स यहाँ दे रखे हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। अभी था इसमें कुछ भी नहीं 6th वाले पॉइंट में, अभी जब बताया तो ऐसा लगा कि हाँ ये तो इजी लाइन है, पर फिर भी हम कंफ्यूज हुए थे यहाँ पे। तो हमें ध्यान रखना है, इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय जो होगा वो आबद्ध कर होगा, मतलब यहाँ से जो भी डिसीजन आएगा वो हमें मानना होगा। अपने विनिश्चय में यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित शक्ति है। अभी यहाँ पर जो दोनों आयोग है वो अपील का निपटारा कर रहे हैं। वहां हमने आवेदन दिया था, आवेदन की हमने अपील की थी, तो जो अपील की थी हमने उसमें भी जो सिविल न्यायालय को शक्ति है वो आयोग को दी थी। अभी हम अपील कर रहे हैं, दूसरी बार अपील कर रहे हैं, तो यहाँ दूसरी बार में जो निश्चय आएगा वो हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरी बार के निश्चय में हम कोर्ट पहुंच जाए, यहाँ आगे वो बातें दे रखी है कि आरटीआई का जो भी विनिश्चय आता है, डिसीजन आता है, उसमें हमें कोर्ट जाने की परमिशन नहीं होती है, ठीक है। वो वाला विनिश्चय जो होगा हम पर आबद्ध कर होगा, क्योंकि अभी दूसरी अपील कर रहे हैं, मतलब सीधी सी बात है कि अब तो यहाँ जाके हमें हमारी मर्जी का जैसा आंसर हम चाह रहे हैं, जैसी जानकारी हम चाह रहे हैं वो यहाँ पे हमें मिल जाएगी, है ना, क्योंकि दूसरी अपील तक बात पहुंच गई है ना, तो ये मिल जाएगी। और यहाँ पर भी आयोग को वही शक्तियाँ होगी। कौन सी शक्तियाँ होगी, जैसे कि कोई सूचना है, सूचना को जानना चाहते हैं अगर वो, तो यहाँ पर वो सूचना तक पहुँच सकते हैं। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना, मतलब जो आयोग है उस पर उसके पास सारी शक्तियां हैं, वो किसी भी सूचना तक पहुंच सकते हैं। हमने ऊपर देख भी लिया था, क्योंकि जो राज्य विधानमंडल है
संसद या विधानमंडल है, वहां पर भी आरटीआई का पलड़ा भारी था, मतलब वो हर जगह तक पहुंच सकता है। तो यहाँ यही दे रखा है कि वो किसी भी सूचना तक पहुंच सकता है। इसके लिए अगर उसे किसी सीपीआईओ या एसपीआईओ को नियुक्त करना है तो वो नियुक्त भी कर सकता है, या कोई सूचना है या सूचना का कोई भी वर्ग है, मतलब ज़्यादा सूचनाएं हैं तो उनको प्रकाशित करने को वो कह सकता है। कोई अभिलेख है, डॉक्यूमेंट है, तो उसको या तो मैनेज करके रखना है, या उस डॉक्यूमेंट को के विनाश से संबंधित कोई बात है तो वहाँ पर वो वैसे चेंजेस वहाँ वो कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ 8th पॉइंट। इसके बाद क्या दे रखा है, ख बोलता है कि लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, कल ये बात हुई थी कि अगर हमें डिले हो रहा है, सामने वाला डिले करके हमें अगर इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वहाँ पर हमें फीस फिर पे नहीं करनी होगी, ये बात हुई थी। देखो ये लाइन यहाँ पर आ गई कि अगर पब्लिक ऑफिसर कोई फॉल्ट करता है तो ऐसे अभी वो फॉल्ट कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो शिकायत करता है, मतलब एप्लीकेशन देने वाला है, वो परेशान हो रहा है। तो वो जो परेशान हो रहा है उससे उसको जो हानि हो रही है या नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई जो है वो लोक प्राधिकारी करेगा। ये हुई थी ना कल बात, तो ये यहाँ पे दे रखा है कि लोक प्राधिकारी से ही वो जो शिकायत करता है वो भरपाई मांगेगा, वो अपेक्षा करेगा कि मुझे जो नुकसान हुआ है, जो मुझे हानि हुई है, उसकी अब भरपाई आप करो। और यहाँ पर सस्तियों में से कोई सस्ती अधिरोपित करना, कि जो फॉल्ट कर रहे हैं पब्लिक ऑफिसर, तो जितने भी दंड दे रखे हैं उसमें से कोई भी एक दंड उन पर अधिरोपित किया जाएगा। अब उनका जो फॉल्ट है उस हिसाब से किया जाएगा। अभी आईपीसी में, बीएनएस में बहुत सारे दंड दे रखे हैं, तो उसमें से कोई एक ही दंड दिया जाता है ना, जैसा अपराध होता है वैसा दंड होता है। तो यहाँ पर भी जैसा रीजन रहेगा एप्लीकेशन का, तो वैसे ही सस्ती यहाँ पर वैसे ही पेनल्टी उन पर लगाई जाएगी। और यहाँ पर अगर वो चाहे तो आवेदन को नामंजूर भी कर सकते हैं। कौन? आयोग चाहे तो आवेदन को नामंजूर कर सकते हैं। फिर केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को अपने विनिश्चय की, जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकार भी है, सूचना देगा। कि जो आयोग है उसके पास ऐसी शक्ति है, खैर ये तो सीपीआईओ एसपीआईओ बता ही देगा, पर यहाँ पर ये लाइन दे रखी है कि आयोग हमें बताएगा, हमें जानकारी देगा कि हमें अपील करने का अधिकार है या नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग अपील का विनिश्चय इसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, मतलब अपील का जो डिसीजन देगा 30 दिन के अंदर या मैक्सिमम 45 दिन के भीतर, तो उसकी प्रोसेस वही होगी जो यहाँ पे हमारे एक्ट में दे रखी है। ठीक है, ये हुआ हमारा सेक्शन 19। अभी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नो। तो फिर अभी हमारे पास टाइम है, सेक्शन 20 छोटा सा है, इसको कर लेते हैं, उसमें कोई ज्यादा बातें दे नहीं रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे पेनल्टी की बात आ गई सेक्शन 20 में। सस्ती मतलब पेनल्टी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सीपीआईओ है या एसपीआईओ है, ठीक है, अभी इनकी ऐसी राय है, यथास्थिति इनकी ऐसी राय है कि युक्त कारण के बिना सूचना के लिए, मतलब कोई कारण नहीं था, ठीक है, कोई कारण था नहीं, फिर भी ये क्या करते हैं, कोई पर्याप्त कारण नहीं होता है, फिर भी क्या करते हैं, ये आवेदन प्राप्त करने से इनकार कर देते हैं, है ना। एक तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। इसका दे रखा है पहला पॉइंट 18 के 1 में, या धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं देते हैं, ये भी हमें पता है। 7 की उपधारा 1 बोलता है कि हमने जो आवेदन दिया है उसका जवाब हमें 30 दिन के भीतर दिया जाएगा। तो ये जो 30 दिन दे रखे हैं उस सीमा के भीतर भी सूचना नहीं देते हैं, या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इनकार करते हैं। देखो, एक होता है बोनाफाइड, एक होता है मेलाफाइड, पता है इसके बारे में? ये जो शब्द दे रखा है असद्भावपूर्वक, इसके बारे में कुछ आपको पता हो तो बताओ। एक होता है सद्भावपूर्वक या एक होता है असद्भावपूर्वक, दोनों में फर्क है, बताओ। बोनाफाइड, मेलाफाइड। मैडम बोनाफाइड मैडम गुड फेथ में देते हैं जानकारी, और मेलाफाइड में मैडम उसकी जो नियत है वो वैसी रहती है कि मतलब इसको परेशान किया जाए।
कोई दिया गया है ऐसा? देखो, एक होता है बोनाफाइड, एक होता है मेलाफाइड। इन्होंने जो है गुप्ता जी ने सही बताया है ना। तो नहीं, गुप्ता जी पता नहीं, तो इन्होंने सही सही बताया है कि एक तो होता है असद्भाव पूर्वक, एक होता है सद्भाव पूर्वक। कि हम किसी चीज को मना कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण है, और कारण कैसा है, वैलिड रीजन है। मतलब यहाँ पर हमारी नीयत गलत नहीं है, हम सही इरादे से काम कर रहे हैं, और वो सूचना देने से मना कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा इरादा सही है। तो अगर सही इरादा है और मना कर रहे हैं तो तब थोड़ी ना हम पर कोई पेनल्टी लगाई जाएगी। पर इन्होंने यहाँ पर अ जोड़ दिया है कि असद्भाव पूर्वक, मतलब वो जो सूचना मांगी जा रही है वो इनकार कर रहे हैं हम असद्भाव पूर्वक। मतलब जानबूझकर उसको आंसर देना चाहिए, उसके पास कारण है, उसको जवाब मिलना चाहिए, फिर भी हम जानबूझकर उसको जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये असद्भाव पूर्वक का मतलब यहाँ पर यही है कि उसकी नीयत सही नहीं है, इरादा यहाँ पर उसका गलत है, और वो उस आंसर को, वो जवाब वो देना नहीं चाहता। तो असद्भाव पूर्वक वो हमारे आवेदन को इनकार करता है, या जानबूझकर, या आगे या जानबूझकर अपूर्ण या भ्रामक सूचना देता है। या तो वो जानबूझकर हमें हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट ही कर देता है, एक्सेप्ट ही नहीं करता है, या तो फिर वो गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना देता है। ये जो लाइन है, जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना, ठीक है, ये कौन से सेक्शन में दे रखी है, कौन से सेक्शन में ये बात दे रखी है? 18 में मैडम। 18 का कौन सा पॉइंट? 18 का कौन सा पॉइंट? तभी तो याद होगा यार। 6 है मैडम शायद। 5वां पॉइंट है ना, ध्यान रखना है। 5वां पॉइंट है हमारे पास, गलत, अपूर्ण और भ्रामक सूचना। वो ऐसे सही चीज़ें याद होगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं याद होगी। तो 18 का 5वां पॉइंट बात करता है जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना देना, ठीक है। और ये वाला जो रीज़न था हमारे पास कि विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं मिलना, तो ये हो गया 7 की उपधारा 1 के अंदर। और युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने से इनकार करना, ये हो गया हमारा 18 का 1। जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना 18 का 5। या उसने या सूचना को नष्ट कर दिया है, या जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डालती है, तो वह ऐसे प्रत्येक, मतलब हम एप्लीकेशन मांग रहे हैं, हमें जवाब नहीं मिल रहा है, ये लोग क्या है, जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या पेनल्टी लगाई जाएगी? तो यहाँ पर प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, 250 रुपये की सस्ती अधिरोपित करेगा। तथापि ऐसी सस्ती की कुल रकम 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। चलो ये तो समझ में आ गया है कि उन पर जो पेनल्टी है वो 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। पर ये जो दे रखा है 250 रुपये की सस्ती अधिरोपित होगी प्रत्येक दिन के लिए, तो इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है ये बताओ? जितने दिन विलंब होगा उस पर 250 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज करते जाएंगे। हाँ। पर अधिकतम उस पर 25,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब यदि कुछ 6 महीने तक नहीं दी उसमें जानकारी, तब उस पर पेनल्टी मैक्सिमम 25,000 रुपये। हाँ, ये इनका आंसर सही है कि मान लो जैसे और मैडम ये पेनल्टी जो है मैडम, ये जो इसने आरटीए लगाई उसको दी जाएगी ना मैडम? नहीं, शासन के खाते में नहीं जमा। नहीं, उसको इतना, ऐसा तो फिर हर कोई आरटीआई अप्लाई करने लगे उसको नहीं दी जाएगी, है ना। तो शासन के खाते में मैम जमा होगी वो पेनल्टी के रूप में। हाँ, तो यहाँ पे मान लो 30 दिन के अंदर उन्हें आंसर देना था, अभी 30 दिन के अंदर आंसर नहीं दिया और वो दे रहे हैं 40 दिन में, तो फिर वो जो एक्स्ट्रा 10 दिन है उस पर उसको 250 रुपये की पेनल्टी लगेगी। एक दिन के 250, दूसरे दिन के 250, तो ऐसे कितने हो जाएंगे? 10 × 250, 2500 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 30 दिन में देना था पर दे रहा है वो 100 दिन में, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा? 70 दिन एक्स्ट्रा उसने ले लिए हैं, तो 70 × 250, तो वो 17,000। तो इस तरीके से उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी जो कि 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। ये हो गया पहला पॉइंट। फिर यहाँ पर है कि जब पेनल्टी लगाई जा रही है तो सीपीआईओ या एसपीआईओ को
युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा, उनको भी सुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आवेदन उन्होंने रिजेक्ट किया तो बस पेनल्टी लगा ही दो, उनको भी सुना जाएगा, ठीक है, उनके रीजन भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। फिर इसके बाद यह साबित करने का भार उन पर ही होगा कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया, युक्तियुक्त रूप से और तत्परता पूर्वक कार्य किया है, तो ये जो भार है ये उन पर ही होगा कि उन्होंने ये रिजेक्ट क्यों किया था, या गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी थी। ये दूसरा बात करता है कि जहाँ किसी शिकायत या अपील का भी निश्चय करते समय, मतलब जो आवेदन हमने दिया है उसका जवाब, उसमें या तो फिर वो जवाब के बाद में जो अपील करते हैं उसके बाद भी वापस जवाब आएगा, तो या तो अपील का भी निश्चय करते समय अगर CPIO जो पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन है, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, उसको अगर ऐसा लगता है कि जो CPIO या SPIO है इन्होंने आवेदन प्राप्त करने में असफल रहे हैं, इन्होंने आवेदन नहीं दिया है, लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहे हैं, या उसने धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना नहीं दी है, या गलत सूचना दी है, या सूचना देने में कोई ना कोई बाधा डाली है, तो वहाँ क्या होगा कि CPIO या SPIO या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा। क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ पर जो आयोग है इन दोनों के ऊपर पेनल्टी लगाएगा, मतलब बात यही है कि वहाँ पर वर्ड ये दे दिया है कि वहाँ पेनल्टी लगाएगा, सस्ती उन पर की जाएगी, और यहाँ ये है कि जब पेनल्टी लगाई जा रही है तो उन पर अनुशासनिक कार्रवाई, जो भी उन पर कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई होगी। ये दोनों बातें हैं, अंतर कुछ नहीं है, बस ये है कि उसमें ये दंड दिया गया है, और दूसरा है कि दूसरे पॉइंट में है कि वो दंड जो दिया जा रहा है उसके लिए उस पर जो भी अनुशासन की प्रशासन की कार्रवाई है वो कार्रवाई वहां पर होगी। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, ठीक है। अभी देखो, अभी जितना हमारा जो रोड मैप हमारा वो 2 स्लाइड्स थी वो पूरी हो गई। अभी 2 स्लाइड्स में जितने सेक्शन कवर होने थे वो हमारे सारे सेक्शंस कवर हो गए हैं, और यही सबसे ज्यादा जरूरी थे। इसके अलावा जो चीजें हैं वो है जरूरी, पर ये सबसे ज्यादा जरूरी थी। खैर वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों है? क्योंकि अभी हम यहाँ देख रहे हैं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। तो ये होते क्या है, इनका गठन कैसे होता है, ये पहले हमें पता होना चाहिए, पर हमने पहले रोड मैप हमारा पढ़ लिया है। अभी कुछ और सेक्शंस बाकी है, तो हमारे पास अभी टाइम है फ्राइडे और सैटरडे का, और इस बार अगर ज़रूरत पड़ी तो हम संडे क्लास रख लेंगे। तो अभी जितने भी सेक्शंस बाकी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो पॉसिबिलिटी मतलब 5% की ही है, 95% तो है कि क्लास नहीं रहेगी, है ना। तो बाकी के अब जितने भी सेक्शंस हैं वो अभी हम 2 दिन में उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है, हमारी जो यूनिट 3 और यूनिट 4 है, आपके सिलेबस की यूनिट 3 और यूनिट 4 वो 2 दिन में कवर हो जाएगी, क्योंकि एक यूनिट केंद्रीय सूचना आयोग की बात कर रहा है और दूसरी यूनिट जो है चौथी वाली, मतलब वो राज्य सूचना आयोग की बात कर रही है। और जो 5वीं यूनिट है वो हमारी समझो